है। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में अमित शाह बोले, कहा सोनिया जी को चिंता है राहुल बाबा को पीएम बनाने की, तो स्टालिन को फिक्र है उदयनिधि को सीएम बनाने की। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के विलीपुरम में विजय संकल्प यात्रा रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 60 से 70 वर्षों से जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वह भाजपा ने 6 वर्षों में करके दिखाया है। पिछले 6.5 वर्षों में देश में लगभग हर व्यक्ति को हम मकान देने के कगार पर खड़े हैं। साल 2022 में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं होगा। जी आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि आने वाले चुनाव में एक और भाजपा और अन्नाद्रमुक का गठबंधन है जो रामचंद्रन, जयललिता और भाजपा के सिद्धांतों पर चलेगा। दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है जो वंशवाद परंपरा में विश्वास करता है। एक और एनडीए है जो देश को सुरक्षित करने, गरीबों का उत्थान करना चाहता है और देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चलाना चाहते हैं। दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस पार्टी है जो अपने परिवार की ही चिंता करती है और भ्रष्टाचार से लिप्त रहती है। गृह मंत्री ने कहा कि स्टालिन जी आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसने किया था 2G स्कैम? आपके आसपास ये सब चल रहा है और आप भ्रष्टाचार की बातें करते हो। आपके परिजनों के कितने बड़े बड़े महल बने हैं। सोनिया जी को चिंता है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की और स्टालिन जी को चिंता है उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाने की। इन लोगों को ना देश की चिंता है और ना तमिलनाडु की, उनको बस अपने परिवार की चिंता है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन हवाले से। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को और धार देने की तैयारी, समर्थन में जुटाने के लिए राकेश टिकैत करेंगे 5 राज्यों का दौरा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को और धार देने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में समर्थन जुटाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत मार्च में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के एक पदाधिकारी ने इस बाबत कहा कि बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा टिकैत 1 मार्च से दौरे की शुरुआत करेंगे। बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि मार्च में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों की बैठक की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी 2 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2 बैठकें और मध्य प्रदेश में 3 बैठकें होंगी। 20, 21 और 22 मार्च को अंतिम दिन बैठकें कर्नाटक में होंगी। मलिक ने कहा कि तेलंगाना में 6 मार्च को एक कार्यक्रम निर्धारित है, लेकिन राज्य में कुछ चुनावों के कारण हमें अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि अनुमति मिल जाती है तो तेलंगाना में बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीकेयू करेगी। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि टिकटॉक स्टार पूजा चौहान सुसाइड केस में नाम आने के बाद वन मंत्री संजय राठौड़ ने दिया इस्तीफा। जी आपको बता दें कि टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के मामले में नाम आने के बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बीते 8 फरवरी को पुणे के हडपसर इलाके में एक इमारत से कथित तौर पर गिरने से पूजा की मौत हो गई थी। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में और विपक्षी भाजपा की ओर से दावा किया गया कि 23 वर्षीय पूजा की मौत से राठौड़ का संबंध है। जानकारी के मुताबिक संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की संभावना से पहले ही संजय राठौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष चेतावनी दे रहा है कि वे विधानसभा सत्र को नहीं चलने देंगे, मैंने इससे खुद को दूर कर लिया है। मैं मामले में निष्पक्ष जांच चाहता हूं। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें जो कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आ रही है। जी आपको बता दें कि कल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 45 पार वालों को इन 20 गंभीर बीमारियों के दिखाने होंगे ये कागजात। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि कोरोना वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जाएगा, जबकि निजी अस्पतालों में लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। अधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि निजी अस्पताल कोविड टीके की एक खुराक के लिए 250 रुपए तक का शुल्क ले सकते हैं। इसमें 150 रुपए टीके की कीमत और 100 रुपए सेवा शुल्क है।
आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पहले ही साफ कर दिया कि 45 साल से ऊपर के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मंत्रालय ने शनिवार को उन बीमारियों की लिस्ट जारी की जिसमें ग्रसित 45 से 59 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जा सकेंगे। कोविड टीकाकरण के लिए 20 गंभीर बीमारियों को सूची में रखा गया है। 45 से 59 वर्ष की आयु के ऐसे लोग जो हृदय संबंधी रोग, कोरोनरी धमनी रोग, सीटी, एमआरआई, स्ट्रोक, 10 साल से अधिक समय से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे व इस तरह की अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें टीका लगाया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमनेस लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि मेरठ की किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा आरोप। बोले लाल किला कांड बीजेपी की सरकार ने कराया। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किसान महापंचायत में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लाल किले का पूरा कांड बीजेपी की सरकार ने कराया और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही इस आंदोलन में हिस्सा लिया। केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई कि दिल्ली में आ जाने दो, फिर जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि दिल्ली के 9 बड़े स्टेडियम को जेल बनाना है। सीएम केजरीवाल ने कहा, किस्मत अच्छी है कि जेल बनाने का अधिकार मेरे पास है। इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी। पहले प्यार से कहा, फिर धमकी दी कि फाइल क्लियर कर दो। हमने उन्हें जेल नहीं बनाने दी। मुझे पता था कि ये सबको जेल में डाल देंगे आंदोलन खत्म करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे हैं, हमारी पार्टी और सरकार की तरफ से हम तन मन धन से उनकी सेवा कर रहे हैं। पानी, टॉयलेट, वाईफाई की व्यवस्था करने में हम पूरी मदद कर रहे हैं। 28 जनवरी की रात को जो कुछ हमने टीवी पर देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत जो किसानों के लिए अपना शरीर गला रहे थे और सरकार ने उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मुझसे ये नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश का किसान बहुत ज्यादा पीड़ा में है। 3 महीने से ज्यादा हो गए। कड़कड़ाती ठंड में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है। किसी को मजा नहीं आता ऐसे धरने करने में। 250 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। आपको बता दें कि 70 साल से इस देश के किसानों ने सिर्फ धोखा देखा है। सभी पार्टियों की सरकारों ने किसान को धोखा दिया। किसान बस अपनी फसल का सही दाम मांग रहा है। 70 साल हो गए हैं मांगते मांगते। हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होता है कि फसलों के सही दाम देंगे, एक पार्टी ने नहीं दिया। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए, कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी। जी हम बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो। लोग देश के मसले सुलझाने के लिए कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का बयान तब आया है जब कांग्रेस में खुलेआम बगावत देखने को मिल रही है। शनिवार को जम्मू में हुए कार्यक्रम में कपिल सिब्बल ने कहा था कि सच ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर होते देख रहे हैं। यही वजह है कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारा मकसद एक साथ होकर पार्टी को मजबूत करना है। गुलाम नबी आजाद के अनुभव और भूमिका पर सिब्बल ने कहा कि उन्हें उस इंजीनियर के रूप में जाना जाता है जो कि विमान उड़ाने के साथ ही खराबी का पता लगाने और उसकी मरम्मत करने में साथ देता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आजाद ऐसे नेता हैं जो हर राज्य के हर जिले में कांग्रेस की जमीनी हकीकत जानते हैं। आजाद को दोबारा राज्यसभा न भेजे जाने के फैसले पर भी सवाल उठाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस उनके अनुभव का उपयोग क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा युवा करते हैं जॉब की बात तो सरकार भेज देती है हवालात।
जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका का कहना है कि जब युवा जॉब की बात करते हैं तो सरकार उन्हें जेल भेज देती है। प्रियंका ने कहा कि सरकार का धर्म है कि युवाओं की बात करे और उनकी बात सुने भी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की। इसके साथ ही ट्वीट पर हैशटैग जॉब की बात ट्रेंड होने लगी। इसी हैशटैग के जरिए विपक्ष के कई नेताओं ने भी भाजपा सरकार पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हिम्मत है तो किसानों और रोजगार की बात करके दिखाओ। ये आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कैसी सरकार है ये। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अखबार में छपी प्रयागराज की एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, कैसी सरकार है ये। जब युवा करते हैं हैशटैग जॉब की बात तो उनको सरकार भेज देती है हवालात। युवा अपने हक की बात करेगा, सरकार का धर्म है कि युवाओं की बात करे एवं उनकी बात सुने भी। दरअसल प्रियंका ने जिस खबर को शेयर किया है उसके मुताबिक प्रयागराज में रोजगार की मांग करने वाले 103 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया गया है। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है नेपाल से। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रचंड को खुली चुनौती, हटा सको तो हटा लो। जी आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे गुट के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को खुली चुनौती दी है कि अगर उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं तो हटा दें। नेपाली पीएम ने अपने गृह जिले झापा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रचंड की अगुवाई वाले गुट से कहा है कि वे चाहे तो संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं और उसे पारित कराकर दिखाएं। बता दें कि पिछले हफ्ते ही नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने संसद बहाल करने और 13 दिनों के भीतर सत्र बुलाने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बाद से ओली पर लगातार इस्तीफे का दबाव बना हुआ है, लेकिन वह कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। आपको बता दें कि सोने की कीमत में 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट से झूमे खरीदार। आपको बता दें क्या है आज का सोने का भाव। जी हम बात करें कि सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। फरवरी महीने के आखिरी कारोबारी हफ्ते से आखिरी दिन भी सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी रहा। शुक्रवार को सोना 342 रुपए सस्ता होकर 45,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया, जबकि चांदी 2,007 रुपए कम होकर 67,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इस तरह सोना अपने उच्चतम भाव से 10,000 रुपए से ज्यादा तक गिर चुका है। 7 अगस्त 2020 को सोना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सोने की कीमत इस दिन 56,200 के पार हो गई थी। इस कीमत से अगर तुलना करें तो सोने की कीमत में 10,000 से अधिक की गिरावट आ चुकी है। चांदी ने भी अगस्त में अपना ऑल टाइम हाई छूने का काम किया था और वह 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब आ पहुंची थी। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मौसम फिर बदलेगा रंग। उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका और अलर्ट जारी। जी हम आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर 1, 2 और 3 मार्च को बारिश और बर्फबारी की आशंका बनी हुई है, जिसके कारण एक बार फिर से उत्तर भारत में भारी उलटफेर देखने को मिल सकता है। विभाग ने कहा कि चमोली में भारी बारिश संभव है, तो वहीं उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में अगले 3 दिनों में तेजी से तापमान गिरने की आशंका है। जहां पहाड़ों पर बारिश के आसार हैं, वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में पारा बढ़ गया है। 2 दिन पहले दिल्ली के मौसम में अचानक से तब्दीली देखी गई। दिल्ली में बीते शुक्रवार को 15 साल का रिकॉर्ड गर्मी का टूट गया। आपको बता दें कि दिल्ली में उस दिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री पहुंच गया था, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 12 डिग्री ज्यादा था। मालूम हो कि ऐसा साल 2006 में हुआ था, जब फरवरी में दिल्ली इतनी गर्म हुई थी। उस वक्त 21 फरवरी को दिल्ली में 32 डिग्री तापमान पहुंचा था। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।